मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष की कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चौहान वंश के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ 2 मिनट तक, फिर बाद में वास्तविक वीडियो आरंभ करेंगे। मध्यकालीन राजस्थान में सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश शाकंभरी व अजमेर का चौहान वंश था और उस समय अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये 3 महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुए थे। चौहानों का अगर मूल स्थान माने तो शाकंभरी, जिसे सपाद लक्स भी कहा जाता था, तो सांबर के जो आसपास का क्षेत्र था वो शाकंभरी या सपाद लक्स कहलाता था। ठीक है, यानी चौहानों का जो आरंभिक स्थान है वो सपाद लक्स, सांबर या शाकंभरी था। इनकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, यानी शाकंभरी या चौहानों की आरंभिक राजधानी अहिछत्रपुर। और चौहान वंश के शासन का जो संस्थापक है, आदि पुरुष है, वो वासुदेव चहमान को माना जाता है। ठीक है ना, यानी सवाल आ जाए कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव चौहान। और उन्होंने चौहान वंश की स्थापना कब की? 551 ईस्वी में। कहाँ पर? सपाद लक्स क्षेत्र में। और अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर में, वर्तमान जो नागौर है वही अहिछत्रपुर कहलाता था। और वासुदेव सांबर झील का प्रवर्तक भी माना जाता है। इसके बाद में मुख्य हम चौहानों का जो इतिहास है पढ़ेंगे अलग से, लेकिन मैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो विग्रहराज चतुर्थ, जिसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना उनके दरबारी सोमदेव ने की थी। यानी विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव, उन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की और उसमें विग्रहराज के बारे में वर्णन मिलता है। विग्रहराज विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से जाने जाते हैं। और विग्रहराज खुद ने हरिकेली नाटक लिखा। ठीक है ना। और विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाई और उसी संस्कृत पाठशाला को मोहम्मद गोरे के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया, यानी संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया। ठीक है ना। और विग्रहराज चतुर्थ के समय या चौहान शासन का जो स्वर्ण युग है वो विग्रहराज चतुर्थ के समय कहलाता। इस प्रकार से ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में और चौहानों के आरंभिक के समय के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष की कहानी। और मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, हम चौहानों के इतिहास को अलग से पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण चौहान शासकों के अलावा छोटे मोटे सभी चौहान शासकों की जानकारी दूंगा। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय तो अपन पढ़ ही रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे। तो अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के समय उत्तर पश्चिम में गौर प्रदेश पर गयासुद्दीन गोरी का शासन था। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन गोरी ने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को गजनी का गवर्नर बना दिया।
ठीक है ना। यानी 1173 में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को गजनी का गवर्नर या सामंत बना दिया और उससे मोहम्मद गोरी की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई, ठीक है ना। तो मोहम्मद गोरी ने अपने जो प्रारंभिक अभियान है वो किस प्रकार से आरंभ किए। तो 1175 ईस्वी में मुल्तान व उच्च पर अधिकार किया। ये सर्वप्रथम गोरी का जो अभियान है वो पहला है 1175 ईस्वी, मुल्तान और उच्च प्रदेश पर अधिकार। तो बाटी शासकों से उसने उच्च और कर्मेथियनों को हराकर मुल्तान पर उसने अधिकार किया। यानी भाटियों से उच्च प्रदेश छीना और कर्मेथियनों से मुल्तान प्रदेश छीना, ठीक है। फिर 1178 ईस्वी में गुजरात लेने के प्रयास में मोहम्मद गोरी वहाँ के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से परास्त हो गए। उसके बाद मोहम्मद गोरी के भारत पर लगातार आक्रमण या भारत के जो उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र है उनके ऊपर आक्रमण जारी रहे। सिंध व पेशावर पर कब्जा कर लिया और 1181 ईस्वी में सियालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। चलिए आगे 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने लाहौर के शासक खुसरू शाह को परास्त करके पंजाब पर अधिकार कर लिया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। यानी 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने लाहौर के शासक खुसरू शाह को परास्त किया और पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य भी अनेक लड़ाइयाँ हुई और इन लड़ाइयों के बारे में विभिन्न स्रोतों से हमें जो जानकारी मिलती है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है, ये घटते क्रम में है। तो प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में, पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 23 युद्ध या 23 बार संघर्ष आमने सामने होने का उदाहरण मिलता है, वर्णन मिलता है। यानी प्रबंध चिंतामणि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कितने युद्ध बताता है? 23 युद्ध। पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित, ये दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में 21 युद्ध बताते हैं। और पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार इन दोनों के मध्य 8 युद्ध होते हैं और अमीर महाकाव्य के अनुसार 7 युद्धों का वर्णन मिलता है या 7 बार आमने सामने होने का वर्णन मिलता है, ठीक है। ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में ये इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं कि प्रबंध चिंतामणि के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कितनी बार युद्ध हुए? तो 23 बार। पृथ्वीराज रासो या सुरजन चरित के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कितने युद्ध हुए? 21। और पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 और अमीर महाकाव्य के अनुसार 7 युद्ध, ठीक है। मोस्ट है। चलिए आगे। फिर पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य 2 निर्णायक युद्ध हुए जो इतिहास में तराइन के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। एक और ध्यान रखना, इनका नाम मिलेगा तरावड़ी के युद्ध, तराइन या तरावड़ी के युद्ध। अगर प्रतियोगिता परीक्षा में कोई हट के सवाल बनाए तो सवाल आ सकता है तरावड़ी का प्रथम युद्ध कब हुआ, या फिर सवाल आ जाए तरावड़ी का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तराइन के मैदान को ही तरावड़ी का मैदान भी कहा जाता था। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तरावड़ी का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तरावड़ी का द्वितीय युद्ध ही है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ सवाल बन गया कि तराइन या तरावड़ी का प्रथम युद्ध, ठीक है, कब हुआ?
तो त्रयन या त्रावड़ी का प्रथम युद्ध सबसे पहले तो 1191 में हुआ, ये ध्यान रखना है। किनके मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। चलिए 2 सवाल क्लियर कि त्राइन या त्रावड़ी का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 और पृथ्वीराज चौहान और महमूद या मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। अब बात आती है कि ये हुआ कहाँ? तो त्राइन नामक स्थान पर। चलिए ठीक है, अब ये त्राइन की अगर स्थिति देखें ये है कहाँ पर वर्तमान में, तो देखते हैं ये त्राइन हरियाणा राज्य है। ठीक है, याद रखना पहले तो त्राइन कौन से राज्य में स्थित था? हरियाणा में, आज भी हरियाणा में ही है। तो उस समय कन्नौज और थानेश्वर में उस समय आप पढ़ेंगे करनाल, कन्नौज नहीं है, इसमें करनाल है। तो करनाल, यहाँ करनाल और थानेश्वर, करनाल और थानेश्वर का जो मध्य में जो भाग था वो त्राइन कहलाता था। ठीक है ना, करनाल और थानेश्वर। चलिए अब पढ़ते हैं हरियाणा के करनाल और थानेश्वर, जिसको उस समय कुरुक्षेत्र कहते थे, के मध्य त्राइन या त्रावड़ी का जो मैदान है वो है, ये स्थिति है। तो कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। कौन से जिले में था? करनाल जिले में था। ठीक है, तो सवाल आ सकता है कि त्राइन का जो युद्ध हुआ वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा में। कौन से जिले में है? करनाल में। चलिए 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने लाहौर से रवाना होकर तबर हिंद या सर हिंद पर अधिकार कर लिया। ठीक है, पहला। और तबर हिंद पर अधिकार करने के बाद काजी जियाउद्दीन के नेतृत्व में मोहम्मद गोरी ने एक सेना वहाँ रखी। इधर पृथ्वीराज चौहान अपने क्षेत्र से आक्रांताओं को भगाने के लिए सरहिंद पर आक्रमण करने हेतु आगे बढ़े, और फिर वो जब उनको ये समाचार मिला कि मोहम्मद गोरी त्राइन के मैदान में जा पहुंचा है, तो पृथ्वीराज चौहान भी त्राइन के मैदान में पहुंच गए। ठीक, मोहम्मद गोरी भी अपने विजित क्षेत्र बचाने के लिए त्राइन के मैदान में आ गए थे। इधर पृथ्वीराज चौहान तो अपने क्षेत्र को बचाने के लिए आए थे और मोहम्मद गोरी अपने विजित क्षेत्र को बचाने के लिए आए थे। दोनों सेनाओं के मध्य त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। और पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत या गवर्नर गोविंदराज ने अपनी बरसी के वार से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया। मोस्ट बड़े स्तर के सवालों के लिए, बड़े स्तर की जो परीक्षाएं हैं उनमें जो डीप सवाल पूछे जाते हैं, ये भी हो सकता है कि त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के किस सामंत ने अपनी बरसी के वार से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया? तो गोविंदराज, याद रखना। घायल गोरी अपनी सेना सहित मैदान छोड़ करके भाग गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने तबर हिंद पर अधिकार करके काजी, वहाँ के जो आपको पता ही है एक सेना टुकड़ी काजी जियाउद्दीन के नेतृत्व में थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने काजी जियाउद्दीन को कैद कर लिया और एक बड़ी धनराशि के बदले काजी जियाउद्दीन को बाद में रिहा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की त्राइन के प्रथम युद्ध में विजय हुई। मोहम्मद गोरी बुरी तरह से पराजित हुआ। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, याद रखना, अगर पूछा जाता है कि त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल क्या थी, जो कि उसके जीवन की सबसे भयंकर भूल कहलाती है, जो कोई भी शासक
ये नहीं करना चाहता होगा, और उस समय पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान की भारी भूल क्या थी, पढ़ते हैं। जब मोहम्मद गोरी की सेना हार गई और भागने लगी, तो पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अगर भागती हुई मोहम्मद गोरी की सेना का पीछा करते तो निर्णय नतीजा बहुत अलग होता। विजय तो हुई, लेकिन भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं होती, जो कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चली, वो नहीं होती, यह ध्यान रखना। जिससे उसकी कीमत अगले वर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध में चुकानी पड़ी थी पृथ्वीराज चौहान को। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब भी भूल होती है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है देर सवेर। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को तो अगले ही वर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में वो भारी भूल कीमत चुकानी पड़ी अपने मौत से, मृत्यु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भाई, देखिए तराइन का प्रथम युद्ध आपने समझ लिया होगा, सरल है, कुछ नहीं। कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। तराइन नामक स्थान में, तराइन कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा में वास्तव में स्थिति देखें तो करनाल और थानेश्वर के मध्य स्थित है। और 1191 में क्या हुआ? मोहम्मद गोरी लाहौर से रवाना हुआ, तबरिंद या सरविंद को जीता, और तबरिंद पर काजी जियाउद्दीन को एक सेना के साथ वहाँ रोक दिया और अधिकार कर लिया। फिर इधर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध आरंभ हुआ। दिल्ली सामंत गोविंद राज ने अपनी बरसी की वार से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया, जिससे गोरी को युद्ध मैदान छोड़ना पड़ा और गोरी की सेना भी भाग गई। पृथ्वीराज चौहान ने तबरिंद पर अधिकार कर लिया और काजी जियाउद्दीन को कैद कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद में बड़ी धनराशि के बदले जियाउद्दीन को रिहा कर दिया और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। मोहम्मद गोरी बुरी तरह से पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान की भारी भूल या भयंकर भूल क्या थी? भागती हुई गोरी की सेना का पृथ्वीराज चौहान ने पीछा नहीं किया और उसका खामियाजा, उसकी कीमत अगले वर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को चुकानी पड़ी। ठीक है, चलिए। तो तराइन या तरावड़ी का द्वितीय युद्ध 1192। ठीक है, तो यही सवाल तो यही बनता, लाइन में ही सवाल है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ या तरावड़ी का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192। इस एक वर्ष के दौरान यानी 1191 में मोहम्मद गोरी हार गया और 1192 हो गया। तो एक वर्ष में मोहम्मद गोरी ने क्या किया, एक वर्ष के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? यही वास्तव में राजनीति होती है, कूटनीतिक चालें होती है। तो इस एक वर्ष के दौरान मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को पुनः एकत्रित कर युद्ध की तैयारियों में जुट गया। उसको अपनी हार का बदला लेना चाहता था वो मोहम्मद गोरी। जबकि पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध की जीत के बाद निश्चित होकर आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गए। निश्चित का मतलब है कि मोहम्मद गोरी पहले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में इतनी बुरी तरह से हारा, तो पृथ्वीराज चौहान निश्चित हो गया कि अब मोहम्मद गोरी दोबारा भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेगा, जो कि ये भी एक अदूरदर्शिता का परिचय देता है। मोहम्मद गोरी अपनी हार का बदला लेने के लिए एक वर्ष बाद पुनः उसी मैदान में आ गया। पृथ्वीराज चौहान भी समाचार मिलने पर युद्ध के मैदान में आ गए। इधर पृथ्वीराज चौहान के साथ उसके बहनोई मेवाड़ शासक समर सिंह और दिल्ली के गवर्नर सामंत गोविंद राज भी थे। मोहम्मद गोरी ने अपना एक दूत पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा,
व अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। और इसका उल्लेख हसन निजामी ने किया है। तो इस दूत को पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अधीनता स्वीकार करने की बात छोड़ो, आप तो युद्ध के मैदान में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दो, युद्ध के मैदान में अपन आमना सामना होगा। फिर मोहम्मद गोरी ने चाल चली। मोहम्मद गोरी ने इस बार अपने शत्रु को संधि वार्ता के झांसे में उलझाए रखा और पृथ्वीराज चौहान को कई दिन तक संधि वार्ता चलने के कारण चौहान सेना निश्चित होकर आमोद प्रमोद में डूब गई और अपनी सेना आधे से कम सेना लेकर के पृथ्वीराज चौहान वहाँ तराइन के मैदान में आए थे और न तो कुछ पूर्ण मनोबल से तैयार होकर नहीं आए, संधि वार्ता के झांसे में फंस गए, आमोद प्रमोद में डूब गए। और कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि इस दौरान पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के प्रेम में इतना पागल हो गए कि उसको इन एक वर्ष में अपने शासन को सुदृढ़ करना था, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। चलिए, अब प्रातःकाल होते ही क्या हुआ, मोहम्मद गोरी तो इसी देख रहा था कि उचित समय कब। तो प्रातःकाल, ये लगभग सूर्य उदय से पहले की बात है, ध्यान रखना, यानी सवेरे के लगभग 4-5 बजे की बात है। मोहम्मद गोरी की सेना ने सोच आदि में अस्त व्यस्त चौहान सेना पर अचानक हमला बोल दिया। देखिए, ये इतनी मोहम्मद गोरी की एक नीचता ही है, लेकिन ये कूटनीतिक चाल में भी आती। उन्होंने क्या किया, चौहान सेना सवेरे सवेरे सोच आदि में निवृत्त होने के लिए इधर उधर बिखरी हुई थी। उसी समय मोहम्मद गोरी ने अचानक धावा बोल दिया तो चौहान सेना में भगदड़ मच गई। राजपूत सेना इस अप्रत्याशित आक्रमण को झेल नहीं पाई और पराजित हो गई। दिल्ली व अजमेर पर गोरी का अधिकार हो गया, ठीक है। और पराजित पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पर बंदी बना लिया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो के अनुसार बंदी पृथ्वीराज को गोरी अपने साथ गजनी ले गया, जहां शब्द भेदी बाण के प्रदर्शन के समय पृथ्वीराज ने गोरी को मार डाला। ये कौन बताता है? पृथ्वीराज रासो के रचिता चंद्र बरदाई बताता है कि उसने क्या कहा कि इस द्वितीय युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी अपने साथ गजनी ले गया। वहाँ शब्दवेदी बाण का प्रदर्शन हो रहा था। इसकी छोटी सी कहानी में बता दूं कि चंद्र बरदाई ने मोहम्मद गोरी को कहा कि भाई पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाना जानते हैं, वो आवाज़ है या शब्द के आधार पर अपना बाण बिना देखे चला सकते हैं, आँख पर पट्टी बांध करके। अच्छा, तो उन्होंने गोरी ने क्या किया, बड़ा आयोजन करवाया और एक ऊंचे सिंहासन पर मोहम्मद गोरी बैठ गया। और कहा जाता है कि उस समय जब गोरी जितनी ऊंचाई पर बैठा था, उस ऊंचाई को नापने के लिए चंद्र बरदाई ने एक दोहा बोला, 4 बांस, यानी 4 बांस खड़े, 4 बांस 24 गज, उसके बाद में 24 गज, अंगुल अष्ट और 8 अंगड़। तो 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान रे मत चूके चौहान। जैसे ये दोहा बोला, पृथ्वीराज चौहान ने अपना धनुष, तीर धनुष 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल ऊंचाई पर ले करके और सीधा तीर छोड़ दिया और मोहम्मद गोरी की छाती में लगा और मोहम्मद गोरी वहीं ढेर हो गया। ये कहानी तो है भाइयों पृथ्वीराज रासो के अनुसार। जबकि समकालीन
इतिहासकार हसन निज़ामी के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन किया था। यानी हसन निज़ामी क्या कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, मोहम्मद गोरी की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली पृथ्वीराज ने और अजमेर पर शासन करते रहे। और इसका एक उदाहरण मिलता है, एक सिक्का है, तो एक सिक्के के एक तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ मिलेगा और दूसरी तरफ पृथ्वीराज नाम अंकित है। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान अजमेर पर शासन करते रहे मोहम्मद गोरी के अधीनस्थ शासक के रूप में। और कुछ जगह कहा जाता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई, या कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के खिलाफ षड्यंत्र में लिप्त पाए गए तो मोहम्मद गोरी ने उनकी हत्या करवा दी। चलिए, उसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय ये माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब विशेष बातें, तो अजमेर का शासन भारी कर के बदले पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को दे दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद अजमेर का शासन किसे सौंपा गया? पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को। परंतु कुछ समय बाद पृथ्वीराज के भाई हर राय या हरिराज ने अजमेर से गोविंदराज को हटाकर वहाँ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, यानी हर राय ने गोविंदराज को अजमेर से हटा दिया। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। गोविंदराज अजमेर से सीधे रणथंभौर पहुँचे और वहाँ चौहान वंश की स्थापना की। याद रखना, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज ने। चलिए, तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, कौन से ग्रंथों में मिलता है? तो एक ताजुल मासिर हसन निज़ामी का ग्रंथ, दूसरा पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई, तीसरा तबकात ए नासिरी सिराज। मोस्ट है, प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ राजस्थान बोर्ड के लिए भी अच्छा सवाल है कि तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन हमें कौन से ग्रंथों में मिलता है? ताजुल मासिर हसन निज़ामी, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई, तबकात ए नासिरी सिराज। चलिए आगे। पृथ्वीराज राय पिथौरा नाम से भी जाने जाते हैं इतिहास में। ठीक है, फिर चले आगे। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो ये भी सवाल महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। चलिए आगे। पृथ्वीराज ने दल पंगुल या विश्व विजेता की उपाधि धारण की। मोस्ट है, ये भी याद रखना। पृथ्वीराज ने कौन सी उपाधि धारण की? दल पंगुल या विश्व विजेता। पृथ्वीराज को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज के बाद में दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल वंश आ जाता है, इसलिए ये अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई, यानी चौहान वंश की जैसे ही पतन हुआ, चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में गौरी ने अधिकार कर लिया और वहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, यानी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी था। याद रखना, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। अब पृथ्वीराज चौहान के दरबार में विद्वान कौन कौन से थे? तो विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, जनार्दन। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, जनार्दन, विश्वरूप, आशाधर और चंद्रप्रदाई, जो कि उनका राजकवि था। अब वही बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के क्या कारण थे? बहुत ही
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण। पहला, पृथ्वीराज चौहान में दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव। पृथ्वीराज चौहान में दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव। वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि मोहम्मद गौरी पहले तराइन के प्रथम युद्ध में हार गए तो वो वापस इतना विशाल सेना लेकर के वह हमला कर देगा, ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। दूसरा, पृथ्वीराज का अपने पड़ोसी राजाओं के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित नहीं करना। पृथ्वीराज ने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंध स्थापित नहीं किए, बल्कि अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। और आपको पता ही है कि कन्नौज में गढ़वाल वंश के जयचंद्र के साथ दुश्मनी मोल ले ली, संयोगिता का अपहरण करके, और चंदेल शासक परमर्दी देव के साथ युद्ध किया। और आपको पता ही है इससे क्या हुआ, पड़ोसी राज्यों ने उनकी उस तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान कोई सहायता नहीं की। फिर तीसरा है, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद युद्ध की तैयारी न करके आमोद प्रमोद में व्यस्त होना। ये भी पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय युद्ध में पराजय का मुख्य कारण था। ये आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया, जबकि मोहम्मद गौरी 1 साल तक युद्ध की तैयारी में जुटा रहा। चौथा, तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होकर भागती हुई तुर्क सेना का पीछा नहीं करना। ये पृथ्वीराज चौहान की भयंकर भूल थी, है ना। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होकर भागती हुई तुर्क सेना का पीछा नहीं करना या मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा नहीं करना उसकी भारी भूल। फिर संयोगिता के साथ विवाह करने के बाद उसने राज कार्यों की उपेक्षा कर विलासितापूर्ण जीवन जीना आरंभ कर दिया। ये भी हार का मुख्य कारण माना जा सकता है। छठा, पृथ्वीराज की सेना का एक बड़ा भाग युद्ध मैदान से अनुपस्थित था, जो अन्य जगहों पर तैनात था। और उसका मुख्य कारण क्या था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि मैंने एक दूत गौर प्रदेश भेजा है, वहाँ के भाई गौर, वहाँ के शासक और उसके भाई से अनुमति मिलते ही संधि वार्ता हम संधि करेंगे, ऐसा उलझाए रखा। और पृथ्वीराज ने इस बातों को सही मान लिया, तो जिससे उन्होंने आधी अधूरी सेना लेकर के तराइन के मैदान में पहुंचा। और वो मोहम्मद गौरी चाहता ही यही था। इस वजह से पृथ्वीराज की सेना का एक बड़ा भाग युद्ध मैदान में नहीं आ पाना हार का मुख्य कारण हो सकता है। और दुश्मन को कम आंकना, ये तो हर परिस्थिति में अपन ये देखते हैं, दुश्मन को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। ये पृथ्वीराज चौहान की मुख्य भूल भी हो सकती थी और संभव है यही थी। मोहम्मद गौरी को उसने सोचा होगा कि प्रथम युद्ध में पराजित हो गया, तराइन के प्रथम विश्व युद्ध में, तो भाई तराइन के जो प्रथम युद्ध है या तरावड़ी का जो प्रथम युद्ध है, उसमें ये हारने के बाद में वापस आक्रमण ही नहीं करेगा। तो ये भयंकर भूल। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए आज के प्रश्नोत्तर, आज के प्रश्न है जो आप इसके उत्तर लेकर के आप मुझे भेजोगे। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? प्रश्न नंबर 2, तरावड़ी का द्वितीय युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? प्रश्न नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के क्या कारण थे? प्रश्न नंबर 4, तरावड़ी के प्रथम व द्वितीय युद्ध का वर्णन कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? प्रश्न नंबर 6, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? प्रश्न नंबर 7, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? प्रश्न नंबर 8, राय पिथौरा नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? प्रश्न नंबर 9, पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी उपाधि धारण की? और प्रश्न नंबर 10, रणथंभौर में चौहान वंश की शाखा की स्थापना किसने की? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी ले लीजिए।
ओके, तो इस प्रकार से ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच की संघर्ष की कहानी थी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आगे के लिए भी बहुत ही अच्छे रोचक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।